गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अजीत कौर गुप्ता। जहां हम लोग जी मेंस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा सॉल्यूशन चल रहा है 30 जैन के सेकंड शिफ्ट का। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखा है, तो आज हम उसके आगे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के टाइप के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में पूरा कर लिया जाए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ आऊँ। देखिए पहले प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कर रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 60 degree by the force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in figure. When the block is pushed up by 10 meter along inclined surface, the work done against friction force। ठीक है, अब सिंपल समझते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने का मतलब कि सिंपल चीज का वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आप निकाल दीजिएगा, तो उसी मैग्नीट्यूड के नेगेटिव साइंस को आप लीजिएगा तो आपका सॉल्व है। पहले चेक किया जाए कि ये 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है सरफेस से पैरेलल, तो हमें ग्रेविटेशनल क्या आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कंपोनेंट देखते हैं mg cos थीटा, mg cos थीटा, इधर हो गया mg sin थीटा, इधर अपना नॉर्मल फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स। ठीक, अगर हम देखें तो mg sin थीटा की मैग्नीट्यूड कितना है, तो mg sin थीटा है 1 kg मास दिया है 10 into sin 60 1 by sin 60 का वैल्यूज हो गया √3/2, मतलब ये अपना आ रहा है 10 into 1.732/2 समथिंग जो है 5 into 1.732, मतलब लेस देन 3 आ रहा है। ठीक है, लेस देन 3 आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगने वाला है। चलो भाई देख लेते हैं, क्योंकि अब अल्टीमेट फोर्स जो है वो ग्रेटर हो गया और ये अपोजिट फोर्स से लेस है, तो अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू टाइम्स इनटू n। ठीक है, अगर हम देखें तो म्यू टाइम्स मतलब 0.1 इनटू नॉर्मल फोर्स, अपना रिएक्शन फोर्स आया है यहाँ पर mg cos थीटा 0.1 इनटू m1g इनटू cos थीटा 1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यूज होगी 1/2 0.5। अगर आप देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा, तो बाकी सब डेटास का हमें कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं लगता, तो वर्क डन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, माइनस होना चाहिए, बट ऑलरेडी ये माइनस साइन अपोजिट कर रहा होगा तो हम माइनस को सारा चीज काउंटर कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 0.5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मतलब 5 जूल। आपका जो आंसर आ गया वो है 5 जूल। और सिंपल सवाल, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ था नहीं, केवल एक जगह चेक इसलिए किया ताकि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाए कि अलाउंग द फोर्स लगने वाला है या अपोजिट टू द फोर्स लगने वाला है। और उसके बाद अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन पूछा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आता है, तो अगेंस्ट वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और फिर हमने डायरेक्ट केवल फॉर्मूला यूज किया, आंसर पाया। एनडीए के आंसर को देख लें, तो एनडीए का भी आंसर है 5 जूल, मतलब हम लोग इसको सही मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेसेस ए एंड बी एज शोन इन फिगर। अगर आप लोग किसी पैकेज को बनाए हो तो आपको इतना पता होगा कि यहाँ ये सवाल केवल उन बच्चों के लिए है जो पैकेज बनाए हैं। यह लाइन जो है, यह जो कर्व है वो एडियाबेटिक ग्राफ के लिए है, एडियाबेटिक प्रोसेस का, और जो नीचे का लाइन है वो आइसोथर्मल है। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, सीधा आंसर निकालिए। मतलब प्रोसेस ए आइसोथर्मल और प्रोसेस बी एडियाबेटिक, मतलब प्रोसेस ए अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब PV = कांस्टेंट, एंड प्रोसेस बी अगर एडियाबेटिक है तो PV⁻γ = कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रोसेस बी के बारे में बोल रहा है PV⁻γ = कांस्टेंट, एंड प्रोसेस ए के बारे में बोल रहा है PV = कांस्टेंट। मतलब कर्व केवल पहचानना, और आपके नोट्स नॉर्मल भी पढ़ेंगे आपके उस नोट्स में होगा। एनटीए का आंसर देखें, तो एनटीए ने भी उसी को आंसर किया है, कोई सरदर्दी वाला सवाल नहीं, सिंपल सवाल, डायरेक्ट आंसर, इसमें बिल्कुल ही टाइम आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
अगला सवाल कह रहा है ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज slowly heated and converted to steam at 100 डिग्री सेल्सियस. Which of the following curve represent the phenomena qualitatively? अब अभी कर्व के ऑप्शन को मैं चाहिए खुद कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करें. ठीक है, आपने हीट सप्लाई किया है, पहले वो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो -10 डिग्री सेल्सियस पर है हीट सप्लाई टेम्परेचर इधर बढ़ा. अगर आप हीट सप्लाई करते चले जाओगे तो उस वो -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस तक बढ़ेगा, मतलब वो टेम्परेचर को -10 डिग्री से बढ़ा करके 0 को पहुंचेगा. ठीक है, 0 डिग्री आइस पर आपको मालूम है कि लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट के कारण वो अपने फेज को चेंज करेगा और फेज को चेंज करके वो मेल्ट करना शुरू करेगा. और जब तक पूरा आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई भी एडिशनल टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा. मतलब कि यहाँ 0 डिग्री जाकर के उसका टेम्परेचर स्टैटिक हो जाएगा कुछ देर के लिए, हीट सप्लाई चालू है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता. जब वो पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब वह टेम्परेचर के साथ राइज करने लगेगा टेम्परेचर को. ठीक है, कहां तक? तो आपने बोला 100 डिग्री स्टीम वर्ड यूज कर दिया आपने. ठीक है, तो 100 डिग्री वाटर नहीं बोलो, तो ये 100 डिग्री वाटर तक पहले पहुंचेगा. ठीक है, उसके बाद आप हीट उसको देते जाओगे, वो वाटर सारे के सारे वाटर कन्वर्ट होंगे स्टीम में और वहां तक आपको 100 डिग्री स्टीम मिलेगी. मतलब इस पॉइंट से अगर कर्व को मैच करें कि कौन सा कर्व एग्जैक्टली मैच है, तो आपका ये कर्व जो सीधे मैच हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा फिर कांस्टेंट फिर बढ़ा फिर कांस्टेंट. एनटीए का आंसर को चेक कर ले. एनटीए का भी आंसर ऑप्शन डी और हमारा एनटीए का आंसर को मैच कर रहा है. अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्योंकि टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे. आपका कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल. देखिए यहाँ पर कभी-कभी बच्चे हैं ना, ये इसको नहीं पढ़ते, हॉरिजॉन्टल समझ करके गड़बड़ हो जाए. ठीक है ना, with vertical respectively from top of a 400 meter high tower if their ranges and times of flights are same. Ranges and time of flights are same. The ratio of their speeds of projections VA by V2. देखो भाई ऐसा है कि आप किसी टावर पर हो, टावर का हाइट अभी दिया हुआ 400 मीटर. ठीक है, यहां से 2 बॉल आपने प्रोजेक्ट किया है, एक 30 डिग्री पर, सॉरी 45 था, एक 45 एंगल पर और एक आपने वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पर. सपोज इससे VA एंड ये VB. प्रॉब्लम को आसान ये स्टेटमेंट कर रहा है, इफ देयर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम. भाई रेंज कुछ भी होगा, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम कर दिया ना, सवाल को यही बना दिया. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम का मतलब है कि आप बताओ किसी को अगर वर्टिकली करेंगे इस जोन में लेकर के किसी भी हाइट से लेकर, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम का मतलब इसका मतलब कि इनिशियल प्रोजेक्टेड वर्टिकल वेलोसिटी सेम. काम खत्म, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व. जैसे देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम का मतलब हुआ VA cos 45 डिग्री इज इक्वल टू VB cos 60 डिग्री. प्रॉब्लम सॉल्व. यहाँ से VA by VB लिखेंगे तो cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री. cos 60 1/2 एंड cos 45 को 45 के वजह 1/√2. फाइनली 1/√2 मतलब 1:√2. प्रॉब्लम ऑप्शन 2 आपका सॉल्व. ठीक है, अगर एनटीए के आंसर को देखिए कि एनटीए ने क्या आंसर किया है, तो एनटीए ने भी आंसर किया है 1:√2. प्रॉब्लम में कोई दम नहीं, मतलब कहने के लिए प्रॉब्लम जितना बड़ा है ना जी को यूज करेंगे ना ये हाइट को, ये सब पता नहीं डेटा क्यों दिया है इतना दिमाग है. जैसे ये वर्ड यूज किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब हवा में बराबर समय तक रह रहा है और हवा में बराबर समय तक रहता है, तो कोई भी प्रोजेक्टेड चीज की एक डायरेक्शन में उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा ही सेम होगा, तभी वो हवा में उतने देर तक रुकेगा, नहीं तो बराबर देर तक नहीं रुकेगा. और उसके बाद हमको कोई डेटा से लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा. ठीक है, देखते हैं. करेक्ट, इफ 3 moles of monoatomic gas is mixed with 2 moles of diatomic gas जिसका
गामा दिया है, देन वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, तो भाई ऐसा कुछ है n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 भाई n1 प्लस n2 गामा 0। सॉल्व करो, काम करो। 3 मोल बोला है, 3 इंटू 5/3 प्लस 2 इंटू 7/5 बाय 3 प्लस 2 25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 divided by 5, 39 by 5 into 5, 39 by 25, 1.5, एक ही ऑप्शन ये 1.52 आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। एनटी के आंसर को देखें तो एनटी का भी आंसर है 1.52। इन सब सवालों से केवल आपको एक बोनस मार्क्स देखने का प्रयास है। एनटी का कोई कॉन्सेप्चुअल चेक नहीं है, सीधा रटा रटाया सवाल। जिनको रटा हुआ है, फॉर्मूला याद है, उनसे बन जाएगा। जिनको नहीं याद है वो कॉन्सेप्ट ढूंढते रहिए। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कि इफ मास इज रिटन एज m is equal to k c raised to p g raised to minus half and h 1/2, then the value of p constant have their usual meaning। तो मीनिंग्स को देख लेते हैं। c होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट 80-1 ऐसा डायमेंशन के साथ। g होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थोड़ा तो मैं अपने आप को रिकॉल कर लूँ। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो फोर्स इक्वल टू g/m/r², मतलब m(t)-2 इज इक्वल टू g m2/L2। और यहाँ से गया तो g इज इक्वल टू हो गया mL3L-2 डिवाइडेड बाय m2, मतलब m-1L3T-2। ठीक है, एंड जो h है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट आप लोग जानते होंगे किसी यूनिट का था, जूल सेकेंड, मतलब कि mL2T-2 इंटू t, और ये कर देंगे तो mL2T-1। ठीक है, डाल देते वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में मास बोला है तो मास हो गया m। पहले बोला k जो है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमको यूनिट डायमेंशन के लिए इसकी जरूरत नहीं है। c कर दिए Lt-1 के पावर t इंटू g जो क्या आया m-1L3T-2 रेज़ टू 1/2 एंड h बोला, h क्या है mL2T-1 के पावर 1/2 कर दे। इधर एक साइड m का पावर क्या हो गया -1 इंटू -1/2, 1/2 इधर है, प्लस इधर में हो गया 1/2। ठीक है, इधर में आते हैं, l का क्या पावर होगा तो t प्लस -3/2 और यहाँ पर हो गया +1। ठीक है, t का क्या पावर है तो t का पावर है अपना -p +1 और यहाँ पर -1/2। आप इनमें से दोनों में से ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में l का टर्म गायब है, t का टर्म गायब है। मतलब आप l के पावर से भी सॉल्व कर सकते हैं या t के पावर से सॉल्व कीजिए, जिससे सॉल्व करना है कर दें। मतलब अगर l के पावर को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू p प्लस p -3/2 +1 होना चाहिए। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू p एंड ये हो गया -1/2 एंड p इक्वल टू 1/2। ठीक है, प्रॉब्लम में आंसर ऑप्शन नंबर बी और अपना सॉल्व हो गया बी। एनटीए के आंसर को देखिए, एनटीए ने क्या आंसर किया तो एनटीए का भी आंसर 1/2 है जो हमारा है, तो सही है। सिंपल एक छोटा सा हल्का सा शांत दिमाग से करने वाला कैलकुलेशन सवाल था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 blocks A, B and C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton as shown in figure। डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं। इक्वेशन को लिखना शुरू करते हैं। 18 - T2 is equal to 2A, T
T2 minus T1 is equal to 3A and T1 minus T1 तो मेन फोर्स हुआ, T1 is equal to 5। तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। 80 is equal to 5 × 10 and A is equal to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहले T1 निकाले थे क्योंकि नीचे दिख रहा है। T1 जो है अपना 5 इंटू है, तो 5 इंटू 8 की 40 न्यूटन। एंड T2 निकालने के लिए कर रहे थे, T2 जो है अपना 3A प्लस T1 इक्वेशन 2 जो दिख रहा है, एंड T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 40 24 प्लस 40 64 न्यूटन। ठीक है ना, 40 न्यूटन एंड 64 न्यूटन। क्वेश्चन सॉल्व। इसमें कुछ था नहीं, अपना सिंपल। अगर 11th के भी बच्चा अगर नया पढ़ना शुरू किया होगा, एनएलएम पढ़ा है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एनटी का आंसर को देखे, एनटी का आंसर अपना सेम है, तो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सर लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम का है, इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटॉप्स ऑफ मास इन 3 सिमिलर daughter nuclei of same mass are formed. The speed of daughter nuclei in terms of mass defect delta m will be. स्पीड पूछा है आपका, ठीक है। तो स्पीड निकालना है, तो आप कह सकते हो जो मास डिफेक्ट है वो डॉटर न्यूक्लियाई को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। डॉटर न्यूक्लियाई का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और मास डिफेक्ट से जो एनर्जी डेवलप होगा वो डेल m c स्क्वायर। सॉल्व कर देखा v स्क्वायर इज इक्वल टू डेल m बाय m ऊपर में 2 c एंड द v इज इक्वल टू c रूट अंडर 2 डेल m बाय। आपका आंसर बी। ठीक, अगर एनटी के आंसर को देखें तो एनटी का क्या आंसर है, एनटी का भी सेम आंसर है। प्रॉब्लम में कुछ भी दम नहीं, सिंपल सीधा सवाल जो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, बस दिमाग शांत होना चाहिए। दिमाग में किसी और का ख्याल ना हो तो प्रॉब्लम जल्दी बनेगा। A block of mass m is placed on a surface having vertical cross section given by y equal to x square by 4. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping. देखो ब्लॉक अगर आपका कर्व का है दोस्तों, तो स्लिपिंग करने का मतलब है कि उसको स्लिप होने से बचाता कौन है, उसका स्लोप, और वो स्लोप जो है वो tan थीटा इसके बराबर होना चाहिए म्यू। अगर ये जानकारी है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब कि जो कर्व दिया है y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, देन dy बाय dx इक्वल टू 2x बाय 4, इसका मतलब x बाय 2, एंड dy बाय dx इज नथिंग बट tan थीटा, एंड tan थीटा इज नथिंग बट म्यू। प्रॉब्लम को देखिए, म्यू की वैल्यू दिया हुआ 0.5 एंड x बाय 2, सॉरी 0.5 इज इक्वल टू x बाय 2। तो आप एक बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 1। अब ये x की जो 1 वैल्यू है, जहां तक म्यू उसे बचा सकता है, क्योंकि tan थीटा और म्यू की वैल्यूज बराबर है। इसके बाद तो x की 1 वैल्यूज के लिए y का जो वैल्यू होगा वही मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट आप कर लो, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, मतलब x स्क्वायर मतलब 1 बाय 4। आंसर आपका है डी 1 बाय 4। ये मैक्सिमम हाइट है जो अचीव किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एनटी का क्या आंसर है, 1 बाय 4। तो इस प्रॉब्लम के साथ हमारा अभी एमसीक्यू पार्ट का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। मतलब इस सेशन में हमने लगभग 8 या 9 सवालों को लिया है। होपफुली आपको अच्छा लगा। थैंक यू।